नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले पेश है आज का बुलेटिन। देश भर में आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। गाजियाबाद के सभी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। यहाँ राजनगर स्थित इस्कॉन मंदिर और ठाकुरद्वारा मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। इसके अलावा राजनगर सेक्टर 4, कविनगर सी ब्लॉक समेत हिंडन पार और लाइन पार के मंदिरों में भी साज सज्जा की गई। लोगों ने छोटे बच्चों को कृष्ण और राधा के रूप में सजाया। सभी मंदिरों में देर रात तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक पद संभालने के बाद से ही एक्टिव हैं। आज सुबह वो नंदी पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने गोवंश की पूजा की और उन्हें गुड़ भी खिलाया। उन्होंने वहां साफ सफाई आदि का जायजा भी लिया। गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने नंदी पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पशु कल्याण अधिकारी अनुज सिंह मौजूद रहे। कुछ दिन पहले ही नगर आयुक्त के रूप में विक्रमादित्य मलिक ने कमान संभाली है। इसके बाद अब धीरे धीरे नगर निगम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर आयुक्त नंदी पार्क पहुंचे। नंदी पार्क में नगर आयुक्त ने गोवंश की पूजा की और गुड़ खिलाया। इसके बाद उन्होंने जाना कि शहर से कितने पशुओं को यहाँ पर रखा गया है, उनके खाने आदि का खर्च कैसे होता है और कितना होता है। नगर आयुक्त ने यहाँ 3 ब्लॉक में साफ सफाई का जायजा लिया। पशुओं के चारे, चोकर आदि की व्यवस्था को भी उन्होंने परखा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कांग्रेस ने आज भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाई। पिछले साल ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। ये यात्रा दक्षिण से उत्तर भारत तक निकाली गई थी। गाजियाबाद में इस अवसर पर विचार गोष्ठी हुई और पद यात्रा भी निकाली। कांग्रेस ने आज सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष लोकेश चौधरी के नेतृत्व में विचार गोष्ठी की और पद यात्रा भी निकाली। विचार गोष्ठी में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने कहा कि जननायक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश में भाईचारा बढ़ाया और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो मुहिम पिछले साल शुरू की थी, कांग्रेस ही उनकी आवाज़ बनकर उसे जारी रखेंगे। पदयात्रा के दौरान कंपनी बाग स्थित महानगर कार्यालय से चलकर कांग्रेसी घंटाघर पहुंचे और यहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी थाना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। यहां पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 9 किलोग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। महिला जो मादक पदार्थों की तस्करी करती है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से करीब 9.032 किलोग्राम चरस बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। महिला का नाम सितारा है। ये पूर्व में भी दिल्ली से NDPS एक्ट के अंतर्गत ही जेल जा चुकी है। इस इन्वेस्टिगेशन के आगे का जो क्रम है उसमें इन सब पहलुओं पे जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ कहाँ इसको सप्लाई करती थी और ये इनका ओरिजिनल सोर्स कहाँ से होता था। इन सभी पे जानकारी की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। आज पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है। तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है।
घर घर में भक्त अपने आराध्य के लिए तमाम तरह के व्यंजन बनाते हैं। इस पर्व पर लोग उपवास भी रखते हैं। कई ऐसी कहानियां हैं कि भगवान कृष्ण बचपन में माखन के बहुत शौकीन थे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किन भोग को लगाकर आप भगवान की कृपा पा सकते हैं, ये थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो भगवान श्री कृष्ण को 5 भोग हैं जिन्हें पंच भोग कहते हैं, उनमें माखन मिश्री के लड्डू हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर माखन मिश्री के लड्डू घर में बनाइए, भगवान श्री कृष्ण को उनका भोग लगाइए। माखन तो आप जानते हैं भगवान का सबसे पसंदीदा भोजन है, लेकिन आप अगर भगवान कृष्ण को, अपने लड्डू गोपाल को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें माखन मिश्री से बने लड्डू से अच्छा कोई विकल्प नहीं। धनिया की पंजीरी भी लोग चढ़ाते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर प्रसाद में धनिया की पंजीरी बनाते हैं तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। धनिया की पंजीरी भगवान को बहुत प्रिय है। धनिया को धन धान्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान को पंजीरी का भोग लगाने से घर में धन से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। हम सभी जानते हैं इसमें कोई नई बात नहीं है कि भगवान को दूध और उससे बनी चीज़ें बहुत प्रिय हैं, लेकिन अगर जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के समय आप मखाने की खीर बनाते हैं, उसका भोग लगाते हैं, तो इससे भी आपको विशेष फल मिलता है, ये भी ज्योतिष शास्त्र बताता है। इसके अलावा लड्डू गोपाल के भोग में मखाना पाक भी आप शामिल कर सकते हैं, ये भी भगवान को बहुत प्रिय है। हिंदू धर्म में किसी भी आयोजन के समय पूजन, कथा, मांगलिक कार्य हो और भगवान का भोग चरणामृत ना हो तो उसे अधूरा माना जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जब आप पूजा करते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, उनकी कृपा लेना चाहते हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर भी आप चरणामृत को शामिल करें, उसे अर्पित करें। ये पंच भोग भगवान श्री कृष्ण के लिए कहे गए हैं, और अगर आप जन्माष्टमी के दिन भगवान को ये पंच भोग लगाते हैं तो इसका आपको 56 भोग के बराबर फल मिलता है। ये भी धर्म से जुड़े लोग बताते हैं। दूसरी खबर की चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि गाज़ियाबाद में बहुत ही तहराने वाला एक मामला सामने आया था। एक 14 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि कुत्ते ने जो बच्चे को काटा था उसको 2 महीने बीतने के बाद उसकी मौत हुई थी। मौत का कारण रेबीज इन्फेक्शन बताया गया। रेबीज इन्फेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेनी बहुत ज़रूरी हैं। रेबीज एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। सही समय पर उचित इलाज न मिलने पर यह घातक हो जाता है। ये राब्डोवायरस परिवार का एक आरएनए वायरस है जो व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। एक बार अगर ये नर्वस सिस्टम के अंदर पहुंच गया तो मस्तिष्क में तीव्र सूजन पैदा करता है, आदमी कोमा में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रेबीज 2 प्रकार का होता है। पहला है फ्यूरिस और दूसरा इंसेफ्लेटिक। 80% मानव मामलों में ये होता है कि इससे पीड़ित व्यक्ति को हाइपर एक्टिविटी, हाइड्रोफोबिया का ज़्यादा अनुभव होता है। दूसरा प्रकार जिससे लकवाग्रस्त या डंप रेबीज कहा जाता है, इसमें आदमी को मूल रूप से लकवा मार जाता है। रेबीज़ के पहले लक्षण फ्लू के समान हो सकते हैं, कई दिन तक रह सकते हैं, इसलिए इसके संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी है। रेबीज़ इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को है तो उसे बुखार होगा, सिर दर्द होगा, जी मचलाएगा, उल्टी आएंगी, घबराहट होगी, चिंता होगी, मस्तिष्क यानी कि दिमाग कन्फ्यूजन में रहेगा, हाइपर एक्टिविटी होगी, निगलने में कठिनाई होगी, मुंह से अधिक लार निकलेगी, बुरे सपने भी आएंगे, पार्शियल पैरालिसिस हो जाएगा। रेबीज़ संक्रमण का कारण बनता है। ये वायरस संक्रमित जानवरों की लार से पैदा होता है। संक्रमित जानवर यदि किसी व्यक्ति को काट ले तो उसे ये वायरस हो सकता है। ये भी आप समझ लीजिए कि जितने भी जानवर या पशु जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उन सभी से रेबीज़ वायरस आपको हो सकता है, इसलिए इसमें बहुत अधिक सुरक्षा, सतर्कता की ज़रूरत होती है। घरों में आमतौर पर हम पशु पालते हैं, जानवर पालते हैं, तो रेबीज़ जो वायरस है ये जिन जानवरों से सबसे ज़्यादा फैलता है उनमें बिल्ली, गाय, कुत्ता,
फेरेट्स, बकरी, घोड़ा, चमगादड़, बीवर, कायोट, लोमड़ी, बंदर, रैकून, वुडवॉक्स, ये वो है जानवर हैं जिनसे रेबीज़ फैलता है। रेबीज़ से बचाव की बात मैं बता दूं, अपने पालतू जो जानवर या पशु घर में आपने पाल रखे हैं उनका टीकाकरण कराएं। बिल्ली, कुत्ते को रेबीज़ के खिलाफ टीका लगाया जा सकता है। अपने पालतू जानवरों को घर के अंदर रखें, बाहर रहने पर उनकी निगरानी करें। इससे आपके पालतू जानवरों को जंगली जानवरों का संपर्क में आने से मदद मिलेगी और वो उनके संपर्क में आएंगे तो ये भी रेबीज से ग्रसित हो जाएंगे और अगर ये किसी को काट लेंगे तो उनको निश्चित रूप से रेबीज हो जाएगा। अगली खबर जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा वो भारतीय जनता पार्टी और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। हम सभी जानते हैं अगले 3-4 महीने में देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है और मिजोरम है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इसलिए इन 5 राज्यों में हर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, राजस्थान में उसकी परिवर्तन यात्रा चल रही है, छत्तीसगढ़ में पार्टी यात्रा के जरिए सियासत को पाने की कोशिश में हैं। तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं अपने अपने राज्यों में या चुनावी राज्यों में लगातार दौरे कर रहे हैं, संगठन को कसा जा रहा है। लेकिन इन 3 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों ही राज्यों में भाजपा के सामने परेशानी है कि अपने ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को आखिर संभाला कैसे जाए। पार्टी के लिए फिलहाल यही सबसे बड़ी चुनौती है। विपक्षी दलों की किसी भी नीति रणनीति से बड़ी परेशानी यही भाजपा के सामने है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह सक्रिय नहीं हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। मध्य प्रदेश में जब जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई तो उमा भारती खुलकर नाराज हुई, अपनी नाराजगी उन्होंने जताई। जन यात्रा के लिए उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उमा भारती का कहना यह था कि बुलाना नहीं था तो कोई बात नहीं थी, कम से कम निमंत्रण की औपचारिकता तो निभाते। लेकिन माना यह जा रहा है कि उमा भारती का दर्द ये नहीं है कि उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाया गया। असली कष्ट उनका ये है कि उनको अभी से सक्रिय राजनीति से एक तरह से बाहर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ चुनाव में भी भाजपा नेतृत्व सक्रिय है। पार्टी के कई बड़े नेता यहां दौरे कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह कुछ महीने पहले ही कई बार राज्य में जा चुके हैं। भाजपा तो बहुत सक्रिय है, उसके नेता भी सक्रिय हैं, शीर्ष नेतृत्व तो बहुत सक्रिय है। लेकिन 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सक्रिय नहीं हैं। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रमन सिंह की पकड़ ना तो अब जनता पर उतनी मजबूत है और ना ही संगठन पर है। तीसरे कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं। सरकार की ऐसी छवि बन गई थी कि रमन सिंह की सरकार को अफसर चला रहे हैं। इससे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। ये भी कहा जा रहा है कि रमन सिंह के पास जो अपना वोट बैंक है वो भाजपा से छिटक सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया एक समय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो भाजपा का पर्याय थी। भाजपा सरकार की विदाई जब से राजस्थान से हुई है, वसुंधरा राजे वहाँ के पोस्टर से भी गायब है। वसुंधरा और राजस्थान भाजपा में बहुत लंबी खींचतान चली जो जग जाहिर है। वसुंधरा का चेहरा प्रोटोकॉल के नाम पर भाजपा के पोस्टर से गायब कर दिया गया था। उन्होंने सालासर में जन्मदिन के बहाने अपना जो जन्मदिन मनाया था उसको देखते हुए एक बड़ी रैली करके पार्टी को, संगठन को, शीर्ष नेतृत्व को अपनी ताकत दिखाई। उसके बाद अचानक से भाजपा के कार्यक्रमों में वसुंधरा राजे दिखाई देने लगी। लेकिन अभी भी हालात कन्फ्यूजन वाले हैं। भाजपा वसुंधरा राजे को राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को तैयार नहीं है। सामूहिक नेतृत्व के फैसले, पीएम मोदी के नाम और काम पर वोट मांगे जा रहे हैं। राजस्थान में
तकरीबन 4.5 साल तक वसुंधरा राजे हाशिए पर रहीं, लेकिन अचानक अब उनकी पार्टी में वापसी हुई है। अब वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में मंच पर नजर आती हैं। उनके विरोधी रहे सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक भी वसुंधरा को पार्टी का चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है। भाजपा पसोपेश में है, ये साफ है। राजस्थान में वसुंधरा राजे का कद इतना बड़ा है कि वो लगभग 60 सीटों पर सीधा प्रभाव रखती है। तीसरी खबर कानून व्यवस्था और कोर्ट से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि कई मामलों में पुलिस कई बार एफआईआर दर्ज करने में देरी कर दी थी, नहीं कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी मामले में एफआईआर होने में देरी हुई हो और उसका स्पष्टीकरण ना दिया गया हो तो अदालतों को ऐसे मामले में सुनवाई करते समय सतर्क रहना चाहिए। सबूतों का सावधानीपूर्वक परीक्षण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 2 लोगों को बरी करते हुए ये टिप्पणी की है। हत्या के इस मामले में 1989 में मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने आरोपियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने टिप्पणी की। आरोप था कि 2 आरोपियों ने 25 अगस्त 1989 को कथित तौर पर एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश की। बिलासपुर जिले में अगले दिन इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। 5 सितंबर को दिए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि जब एफआईआर दर्ज होने में देरी हुई हो तो उसका सही तर्क ना हो तो अदालतों को सतर्क रहना चाहिए, खासकर ऐसे मामलों में जहां चश्मदीद गवाहों के होने की संभावना कम हो या ना हो। आज की खबरों के पोस्टमार्टम की अंतिम खबर है। ये भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें जो फैक्टर है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अब इस पार्टी के साथ आगे बढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। 2016 में उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। वो तब ये कहते थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से और उनके नेतृत्व से बहुत प्रभावित हैं। वो कहते थे कि जो उनके दादा हैं शरद चंद्र बोस और उनके छोटे भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा थी उस पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। उनके वो अपने सिद्धांत थे। वे भारत के हर धर्म को एक समान मानते थे। उन्होंने मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी धर्म आधारित विभाजन और सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं की, बल्कि वो इसके खिलाफ लड़ते रहे थे। ऐसी बातें कह के नेताजी सुभाष चंद्र के पोते चंद्र कुमार बोस ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम इलाकों की खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से आप जानकारी पाना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी जानकारी। नमस्कार।